स्वागत है पुराने समय की गूंज में। हमारे साथ यात्रा करें जहां हम प्राचीन हिंदी कहानियों के ज्ञान और आश्चर्य को उजागर करते हैं। अमर कहानियों में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। पिछली बार की बात करें तो राजा विक्रमादित्य ने बेताल की वो पहेली सुलझा ली थी। अनजान मददगार वाली। हाँ, बिल्कुल। राजा ने एकदम सही पकड़ा कि गोविंद की जो असली मदद थी वो राजा वीरसेन के राज्य को बचाने में थी, अपनी बुद्धि से। सही कहा। और वो पैसों या किसी तोहफे से कहीं ज्यादा बड़ी मदद थी, जिसका असर लंबे समय तक रहा। और गोविंद ने इनाम इसीलिए नहीं लिया क्योंकि सच्ची नेकी का कोई मोल थोड़ी होता है, वो तो अपने आप में इनाम है। बिल्कुल। और जैसे ही जवाब मिला, बेताल तो भाई गायब हो गया, हमेशा की तरह। लेकिन राजा विक्रम कहाँ मानने वाले थे। शव वापस कंधे पर और सफर फिर से शुरू। हाँ, और इसी के साथ बेताल ने 11वीं कहानी सुना दी। नाम था न्याय का तराजू। न्याय का तराजू। ये कहानी ना बड़े गहरे सवाल उठाती है। हाँ, मतलब सच और झूठ के बीच की वो बारीक सी लाइन जो हम देखते हैं, क्या वो हमेशा सच होता है? और जब कोई सीधा सबूत न हो तो क्या सिर्फ समझदारी या इंट्यूशन से न्याय किया जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। कहानी शुरू होती है एक अमीर व्यापारी से। उसके घर हो जाती है चोरी। हाँ, सोने के सिक्के, गहने, काफी कुछ चोरी हो गया। और शक गया उसके दो नौकरों पर, राम और श्याम। दोनों सालों से वफादार थे, पर अब शक के घेरे में थे। पूछताछ हुई तो दोनों ने ही मना कर दिया, बोले हमने नहीं किया। लेकिन एक बात थी, श्याम थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था, राम एकदम शांत था। और मुश्किल ये थी कि कोई गवाह नहीं था, कोई सीधा सबूत नहीं। बिल्कुल नहीं। तो मामला पहुंचा शहर के एक बहुत माने हुए बुद्धिमान न्यायाधीश के पास। न्यायाधीश ने दोनों की बातें सुनी बड़े ध्यान से। राम को देखा, श्याम को देखा, व्यापारी की भी सुनी। व्यापारी को भी राम पर भरोसा था, पर श्याम को लेकर वो थोड़ा आशंकित था। अब न्यायाधीश के सामने चुनौती थी, सबूत है नहीं, सच जानना है, कैसे? तो उन्होंने एक कमाल की तरकीब सोची, एक तरह का मनोवैज्ञानिक परीक्षण। हाँ, ये कोई आम तरीका नहीं था। उन्होंने अगले दिन दोनों नौकरों को बुलाया और दोनों को बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली बराबर लंबाई की लकड़ी की छड़ियां दी। फिर न्यायाधीश ने कहा, देखो, ये कोई मामूली छड़ियां नहीं है। जो तुम में से असली चोर होगा, उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। अब सोचिए जरा, राम तो निर्दोष था, उसे किस बात का डर? वो गया और आराम से सो गया। उसे पता था उसकी छड़ी नहीं बढ़ेगी। लेकिन श्याम, उसके मन में तो चोर था, वो डर गया, बुरी तरह डर गया। उसे लगा सुबह मेरी छड़ी लंबी मिलेगी, मैं पकड़ा जाऊंगा। तो उसने क्या किया? डर के मारे उसने सोचा कि अगर छड़ी लंबी होने वाली है तो मैं ही उसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ, उसने सोचा 1 इंच काट देता हूँ तो सुबह तक बराबर हो जाएगी और किसी को पता नहीं चलेगा। रात में चुपके से उसने अपनी छड़ी काट दी, 1 इंच। अगली सुबह दोनों न्यायाधीश के सामने पेश हुए। छड़ियां देखी गईं। राम की छड़ी वैसी की वैसी, जितनी थी उतनी ही। और श्याम की छड़ी वो 1 इंच छोटी निकली। बस न्यायाधीश को समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने फौरन श्याम को चोर घोषित कर दिया। कमाल था। न्यायाधीश ने कोई जादू नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इंसान के मनोविज्ञान का, चोर के डर का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। श्याम के अपनी ही डर ने, अपनी ही हरकत ने उसे पकड़वा दिया। उसके छड़ी काटने से ही साबित हो गया कि चोर वही है। और उसने अपना गुनाह मान भी लिया। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या ये तरीका हमेशा सही होता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। मान लीजिए श्याम सिर्फ घबराया हुआ होता, चोर नहीं। तो हाँ, हो सकता है वो वैसे ही नर्वस हो। ये दिखाता है कि मनोवैज्ञानिक तरीके कितने कारगर हो सकते हैं, पर इनमें थोड़ा जोखिम हमेशा रहता है। न्यायाधीश ने सिर्फ कटी हुई छड़ी नहीं देखी, उन्होंने श्याम के व्यवहार, उसकी घबराहट, उसके डर, इन सबको समझा। सही कहा। ये बुद्धि और मानवीय स्वभाव की गहरी समझ थी जो काम आई, खासकर तब जब सीधे सबूत नहीं थे। और बस यहीं पर बेताल ने राजा विक्रम से अपनी अगली पहेली पूछ ली। हाँ, बेताल ने पूछा, हे राजन, ये बताओ, न्यायाधीश ने किस आधार पर माना कि श्याम ही चोर है? क्या सिर्फ इसलिए कि उसकी छड़ी कटी हुई थी, या फिर न्यायाधीश ने श्याम के डर और उसकी घबराहट को ज्यादा वजन दिया? और क्या ये सही तरीका है न्याय करने का, जब कोई गवाह या पक्का सबूत ना हो? और फिर एक और गहरा सवाल, क्या बुद्धि हमेशा सबूत से ज्यादा जरूरी होती है, या न्याय हमेशा
मतलब ठोस सबूतों पर ही आधारित होना चाहिए। और शर्त वही पुरानी, जानते हुए भी चुप रहे तो सिर के टुकड़े टुकड़े। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि न्याय के तराजू में मानवीय समाज, मनोविज्ञान, इनका वजन कितना होना चाहिए, खासकर उन मामलों में जहां सबूत मिलना मुश्किल हो। इस पर जरूर सोचेगा। अगली बार हम जानेंगे कि राजा विक्रम इस उलझी हुई पहेली का क्या जवाब देते हैं और बेताल की चुनौती का सामना कैसे करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको प्राचीन हिंदी ज्ञान की यह झलक पसंद आए तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार या अगली कहानी के लिए अपनी पसंद कमेंट में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।